नमस्कार। और हम लोग लगातार पिछले 4 दिनों से भगत सिंह से गांधी एक विचार यात्रा, एक मनन मंथन, एक श्रृंखला हम लोग चला रहे हैं। और जितने ज़ूम पर और फेसबुक पर जुड़ने वाले सभी को फिर से एक बार नमस्कार। CSSS यानी सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म मुंबई और उसके सहयोगी संगठन पूरे भारत के जो लगातार पूरे देश में शांति सद्भाव कायम करने के लिए और कहें तो देश को मजबूत करने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए एक मुहिम चलाए हुए है, लगातार प्रयास कर रहा है। तो ये जो सभी संगठन और CSSS के सहयोगी सभी लोगों ने मिलकर एक भगत सिंह से गांधी तक के इस विचार यात्रा को समझने और इस पर मंथन करने के विचार से ये 5 दिनों का लगातार कार्यक्रम चल रहा है। तो CSSS तो पूरे देश में काम करता ही है, इसके साथ साथ जो इसके सहयोगी संगठन हैं बहुत सारे हैं। उसमें से जो इस आयोजन को करने वाले हैं, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी नई दिल्ली, आमरा सचेतन प्रयास फोरम कोलकाता, अफकार इंडिया फाउंडेशन शामली, कैंपेन फॉर पीस कंधमाल, फोरम फॉर हार्मनी एंड ह्यूमैनिटी आसाम, हार्मोनी फाउंडेशन इंदौर, मुहिम इलाहाबाद, नेशनल पीस ग्रुप अहमदाबाद, परचम सोसाइटी सहारनपुर, परिधि भागलपुर बिहार, रिवोल्यूशनरी कल्चरल फोरम छत्तीसगढ़, ये सारे हमारे सहयोगी साथी हैं और इस कार्यक्रम के सह आयोजक हैं। तो आप सभी के तरफ से एक बार सबका फिर से बहुत बहुत आभार और सबका स्वागत करते हुए आज जो कार्यक्रम होना है गांधी कथा, और हमारे विशेष मेहमान हैं आज डॉक्टर सत्यव्रत सिंह। थोड़ी देर पहले जो जुड़ गए होंगे वो सुन भी रहे होंगे। तो आप डॉक्टर सत्यव्रत सिंह बहुत ही एक्टिव रहे हैं और आप अंग्रेजी साहित्य में गांधी, नेहरू और टैगोर के आत्मकथा का तुलनात्मक अध्ययन पर उन्होंने डॉक्टरेट किया है। आपने सामाजिक क्षेत्र में लगातार आप सक्रिय रहे हैं और अन्ना आंदोलन के दरमियान भी बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है। सर्वोदय संगठनों के द्वारा जो आयोजित 500 किलोमीटर का पद यात्रा 2011 में था, उसमें भी आप अग्रणीय भूमिका में थे। आप लगातार सक्रिय आंदोलनकारियों के संपर्क में रहे हैं और आपका इंटरेस्ट आंदोलन को समझने में और आंदोलन के जो गूढ़ तत्व हैं, जो ताकत है आंदोलन की, उसको आपने समझने में वक्त दिया है। और इसी प्रक्रिया में, इसी समझने के प्रक्रिया में आपने ये फील किया, अनुभव किया कि आधुनिक समय में गांधी की ताकत बहुत ज्यादा है। और ये आप कहते हैं कि हम किसी से तुलना नहीं कर रहे, देश में और पूरी दुनिया में समाज के परिवर्तन के लिए बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया, लेकिन हमारे देश में गांधी का योगदान बार बार याद किया जाएगा और गांधी के का स्पिरिट, उनकी आत्मा, उनकी ताकत कहीं न कहीं बाद के आंदोलनों में भी परिलक्षित होता रहा है। तो ये और इसी सब से प्रभावित होकर इन्होंने एक श्रृंखला बनाई गांधी कथा को लेकर, और स्कूलों में, अलग अलग ब्लॉक में जा जाकर गांधी जी के इस कहानी के माध्यम से गांधी जी के उस ताकत को लोगों के सामने, बच्चों के सामने, खासकर जो टीनेजर बच्चे हैं उसके सामने आपने रखा। और वर्तमान में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं KIPM कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर में। तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सत्यव्रत सिंह जी। तो अब आप इस गांधी कथा से हम लोगों को हम लोगों के सामने रखें और हम लोगों को लाभ दें। सत्यव्रत जी।
जी, जी, जी। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, जी और नमस्कार। बच्चे भी जुड़ रहे हैं उनको भी मेरा प्रणाम है। मैं देख रहा हूँ कुछ लैपटॉप्स में कई बच्चे दिख रहे हैं, जी, और मैंने कल आपसे बात की थी तो मैंने कहा था कि मेरा मुख्य जो है श्रोता बच्चे होते हैं अभी तक। अ, मेरा सौभाग्य मिला कि मैं आप सब लोगों के बीच में मुझे अवसर मिला है, मैं कुछ कह पाऊँ गांधी जी के बारे में। मैं अपनी अनुभूति ज़्यादा प्रकट करता हूँ, तो अनुभूतियों को ही मैं अपने रखने आया हूँ यहाँ पे। और जहाँ तक आज हम जिस मुहिम में जिस कार्यक्रम के तहत आज जुड़े हैं उसमें भगत से गांधी शीर्षक है इसका, तो मेरी शुरुआत यहाँ से होगी कि 4 प्रमुख धाराएं स्वतंत्रता संग्राम के समय में चली। उसमें नरम दल, गरम दल, क्रांति दल और आध्यात्म। अरबिंदो जी आध्यात्म को लेके चल रहे थे, और तिलक जी गरम दल, गोखले जी नरम दल, और क्रांति दल में बहुत सारे लोग तो अपने को शहीद किए। गांधी जी जब सत्याग्रह का जब नींव डाला उन्होंने, तो इसमें उन्होंने इन चारों को एक जगह संगम किया। इसीलिए मैं गांधी को समग्र रूप में देखता हूँ, उनको समग्रता उनको दिखती है, ये मैं महसूस करता हूँ। जो उन्होंने गरम दल से लिया वो आंदोलनों की तीव्रता, जो उन्होंने नरम दल से लिया वो ये था कि हमारा आंदोलन पूर्ण रूप से नम्रता के आधार पे होगा, उसमें कोई हिंसा नहीं होगी, कोई उत्तेजना नहीं होगी। और अध्यात्म तो सत्याग्रह के जो उन्होंने मानक बनाए वो अध्यात्म था कि साधन शुद्धि जो होगा वो उनका अध्यात्म का केंद्र, अध्यात्म बना, अध्यात्म का रास्ता बना। और आप अपने मृत्यु के भय से यानी अभय होकर के आप जो है उस सत्याग्रह का हिस्सा होंगे, भय मुक्त होकर आप सत्याग्रह के हिस्सा होंगे, यानी उसमें जान देने के लिए तक की तैयारी थी। क्रांति दल के जैसे जान देना, जान लेना, जान लेने वाला हिस्सा उन्होंने निकाल दिया, जान देने वाला उसमें रखा। तो गांधी समग्रता के साथ भारत को मुझे लगता है पिछले 200 सालों में, मतलब पिछले 100 150 150 साल से ऊपर हो गए, उनको उनके बारे में उनसे कम, मतलब उनके बारे में जितनी चर्चा हुई है पूरे देश में, विश्व में, उतनी शायद ही किसी के बारे में चर्चा हुई है। और गांधी जी को जितना देश के बारे में पता चला उतना शायद ही किसी को अपने देश के बारे में पता चल पाए। ये उनकी समग्रता का ही परिणाम है। तो अब ये समग्रता की जो शुरुआत है वो कहाँ से है? गांधी, दरअसल मैं इस बात से बहुत बचता हूँ कि मैं गांधी को महात्मा कहूँ, मैं महात्मा कहने से बचता हूँ। गांधी जो है वो मोहन है जो बचपन में भूतों से डरता है, और बाद में एक बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति जो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर है उसके खिलाफ अभय होकर के खड़ा होता है। उसकी एक यात्रा है, मैं उसी यात्रा को अलग अलग छोटी छोटी कहानियों में आज कहूंगा आप लोगों के सामने। तो एक बात कहा जाए कि वो उनका जो श्रद्धा और उनकी जो पुरुषार्थ है, उनकी श्रद्धा सत्य के प्रति है, और उनकी अहिंसा उनका पुरुषार्थ। अहिंसा को लोगों ने अकर्मण्यता कहा, लेकिन वो अकर्मण्यता न होके वो पुरुषार्थ है, क्योंकि एक दृष्टांत ये भी है उसमें कि उनके मृत्यु को उनकी इसी अहिंसा ने, मृत्यु के ढंग को, मृत्यु के ही नहीं मृत्यु के ढंग को भी इसी अहिंसा ने जो है आमंत्रित किया। और ये उनके साथ के बैरिस्ट्री करने के समय के लोगों ने 1917 में ही कह दिया था कि ये आदमी बहुत जिद्दी है और इसको एक दिन कोई न कोई गोली जरूर मारेगा। तो ये गांधी का जो सत्याग्रह है उसको कई लोग उसको
कहते हैं कि अकर्मण्यता है, लेकिन वो उनका पुरुषार्थ है। तो 2 चीज़ें उनके जीवन में हैं, उनकी श्रद्धा और उनका पुरुषार्थ। श्रद्धा उनका सत्य है और पुरुषार्थ उनका अहिंसा है। इन दोनों का जो मिश्रण है गांधी, मैं उसकी बात करता हूँ, लेकिन उसकी एक यात्रा है, जिसकी बात मैं जब शुरू करता हूँ तो मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि वो बहुत छोटे थे तभी उन्होंने श्रवण की मात्र पितृ भक्ति की किताब जो है पढ़ी और उसको बायोस्कोप में देखा और उन्हें लगा कि मैं श्रवण हूँ, ये वाला गुण जो मात्र पितृ भक्ति का जो गुण है वो मेरे अंदर आ सकता है। और जब 9 साल की आयु में वो हरिश्चंद्र का नाटक देखने जाते हैं तो उनको ये लगता है कि बधाम किम हरिश्चंद्रा, मतलब वो गुजराती में बोलते हैं कि सभी हरिश्चंद्र क्यों नहीं बन सकते। यानी कि कोई एक गुण जो जीवन है उनका, 9 वर्ष की आयु का बच्चा ऐसा सोच सकता है, तो ये यात्रा शुरू होती है। मैं बच्चों को भी बार-बार ये कहता हूँ कि हमें अपने प्रति इतना सजग जरूर रहना चाहिए कि हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को आधार बना करके अपने जीवन की दिशा, अपने जीवन के गुण तय कर पाएँ। तो वो कहते हैं कि व्यक्तिगत गुण अगर किसी के अंदर है, तो वो सामाजिक गुण क्यों नहीं हो सकता है। और ये समझ ही उनको जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस यात्रा पे ले जाती है, जिसमें गांधी परिघटना हो जाते हैं, व्यक्ति के बजाय एक परिघटना हो जाती है। तो अब उसका कुछ नटखट अंदाज है, जब वो छोटा है, तो उसका एक बड़ा ही नटखट अंदाज है कि बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं और जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं और जन्माष्टमी मनाने के लिए वो इस बार तय करते हैं कि जितने उनके भाई हैं, वो सभी तय करते हैं कि इस बार हम लोग मूर्तियाँ असली लगाएँगे। मूर्तियाँ असली लगाएँगे तो मूर्तियाँ असली आएँगी कहाँ से? पिताजी दीवान तो थे लेकिन ईमानदार थे, इसलिए पैसे बहुत नहीं हुआ करते थे इन लोगों के। ये हुआ कि चोरी किया जाएगा। वैष्णव थे ही, मंदिर इनके घर के पास में ही था और चोरी करने का प्लान बन गया। सारे बच्चे छोटे-छोटे, मंदिर में ये तय था। रेकी बहुत अच्छी की थी इन लोगों ने। इतनी अच्छी रेकी की थी कि कितने बजे पंडित जी लोग खाना खाते हैं और कितने बजे सो जाते हैं। तो पंडित जी लोग सो गए, मंदिर के सारे पुजारी सो गए और जो है मनु नहीं, गांधी, सारे गांधी बच्चे जो है, उसमें मोहन भी है, वो सब लोग जाते हैं और चोरी करते हैं और तभी एक बच्चे के हाथ से मूर्ति गिर जाती है और खनखनाने की आवाज से पंडित सारे जग जाते हैं और चोर भागने लगते हैं। लेकिन भागते-भागते ये पता चल जाता है कि ये किस घर के चोर हैं। शिकायत हो जाती है, सारे भाइयों को लाइन से खड़ा किया जाता है और पूछा जाता है कि मंदिर में चोरी हुई है, आपको पता है? बड़े से शुरू होकर के जब सबसे छोटे की बारी आती है, मोहन सबसे छोटा है। तो जो सबसे छोटे की बारी आई तो छोटे ने कहा, हाँ, चोरी तो हुई है। अच्छा, तुमको पता है? हाँ, हमको पता भी है। तो भाई पता है किसने चुराई? हमने चुराई। अच्छा, तो मूर्तियाँ कहाँ हैं? मंदिर के पीछे दीवाल के पास छुपा रखे हैं। तो पिताजी कहते हैं कि मेरा मोहन जो है मेरा नाम रोशन करेगा। उसके बाद एक घटना मैं और सुनाऊँ आप लोगों को कि वो ये बातें तो हम लोग शायद बच्चे भी जानते होंगे। हमने बहुत छोटे हम लोगों के हिंदी के अध्याय में भी था कि एक बार गांधी जी का कोई नर्सरी में टेस्ट हो रहा था, 4 स्पेलिंग लिखना था। कैटल की स्पेलिंग गांधी जी गलत लिख रहे थे और मास्टर साहब जो है उनको धीरे-धीरे बूट से कहते थे कि नकल कर लो सामने वाले की, लेकिन नकल नहीं किया गांधी जी ने। और वो उनकी पूरे क्लास में उन्हीं की अकेली जो है 4 स्पेलिंग में से 1 स्पेलिंग गलत। तो गांधी के अंदर आध्यात्म की जो शिक्षण प्रशिक्षण था, वो उनके अपने घर से ही शुरू हो गया था, क्योंकि उनके बाबा, उनके पिता, उनकी माँ
सभी लोगों ने में आध्यात्म इतने गहरे में था, सत्य इतने गहरे में था कि गांधी ने उनको ही अनुसरण करके अपने अंदर सत्य और जो है अध्यात्म का आत्मसात बचपन से ही करना शुरू कर दिया था और यहाँ से गांधी की यात्रा शुरू हो जाती है। गांधी भूतों से डरता है। अब भूतों से डरता है, लेकिन भूतों से डर खत्म कब होता है जब उसकी दादी माँ ये कहती हैं कि राम का नाम लोगे भूत नहीं आएगा। उनके जीवन में राम कैसे आए? तो भूतों से डर की वजह से उनके जीवन में राम आते हैं। अब वो राम, वो छोटा बच्चा वो तो नहीं जानता है कि ये राम कौन है, लेकिन वो अपनी दादी को जानता है कि ये दादी जो बोल रही है ये मेरे भले की बात बोल रही है। तो जो ये विश्वास है उनका, ये विश्वास ही एक और एस्पेक्ट है हमारे जीवन में जो हमको हमारी सीढ़ियां, हमारी मंजिल, हमारे लक्ष्य को हमारे पास ले आती है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी तर्क के आधार पे किसी विश्वास पर पहुंचे हैं, तो वो विश्वास अपने आप में एक हमारे लिए सत्य के जैसा होता है और फिर उसमें अगर विश्वास हो गया तो उससे हम कभी विचलित नहीं होते हैं। ये ऐसे मान लीजिए कि तर्क क्या है और विश्वास क्या है, इसको मैं थोड़ा सा एक खेल होता है पोल जंप, उस पोल जंप खेल को अगर हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो एक हर्डल होता है, एक बाधा होती है, थोड़ी ऊंचाई पर होती है और एक बांस के बड़े से डंडे को लेकर के दौड़ करके उसको पार करना होता है हमको। तो वो पोल जो होता है वो तर्क है। तर्क उस विश्वास तक पहुंचने के लिए कि मैं इस बाधा को अब पार कर जाऊंगा। तो इसमें एक बहुत ही अनिवार्य चीज होती है कि फिर तर्क छूट जाता है तभी बाधा पार होती है। तर्क छूटा, विश्वास आया, तभी जाकर के बाधा पार होती है। यानी कि एक बार विश्वास हो गया तो दुरास है। क्षमा चाहता हूँ, मेरा नेट अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को सुनाई दे रहा हूँगा? Yes, yes, we can listen. We can हाँ, hear. तो ठीक। तो गांधी की यात्रा को मैं ऐसे कहना शुरू करूंगा कि गांधी का विश्वास क्या क्या है। गांधी के विश्वास की बात करें तो उनका पहला विश्वास है कि मानव मूलतः अच्छा होता है और वो किसी भी विपरीत स्थिति में भी भलाई का ही कार्य करेगा और इस आधार पे वो हर किसी को एक समान नजर से फिर देखते हैं। ना उम्र की गैप को वो छोटा बड़ा मानते हैं, ना जब और ना ही कोई और जो सामाजिक अन्य स्थापित मान्यताएं हैं छोटा। We lost him again. हेलो। हाँ, मैं
हैं। नहीं में मेरे ये समझ में नहीं आ रहे। एक बार फ्लो टूट रहा है। तो फिर हम आते हैं उस बात पे कि गांधी का जो प्रथम पहला गुण है वो ये है कि वो मानव को और ये बेसिकली व्यक्तिगत गुण, मैं एक बार फिर से कह दूं कि व्यक्तिगत गुण, उनकी अपनी मान्यता ये है कि अगर कोई व्यक्तिगत गुण किसी के अंदर है तो सामाजिक गुण हो सकता है और सामाजिक गुण होना चाहिए। और इसी आधार पर ये बात मैं आप लोगों के बीच कहना चाहता हूँ कि ये सारी बातें ऐसी नहीं है कि वो गांधी के अंदर ही हो सकती हैं। हाँ, हेलो। हाँ, जी सत्यव्रत जी, आप बात रखिए। We lost him again. नेटवर्क प्रॉब्लम है और राहुल जी, एक मैं ये कह रहा था कि मैं एक और नाम मेरे कनेक्ट हुआ हूँ, उसको आप अगर वो कर देंगे, को होस्ट बना देंगे तो मैं उससे जुड़ जाता हूँ। या नाम बताइए आप। वो सत्यव्रत नाम से ही है। यस प्लीज। जी। ओके, मैंने को होस्ट उनको ही बना दिया दूसरे डिवाइस को। नेटवर्क प्रॉब्लम है और सत्यव्रत जी तुरंत फिर जुड़ जाएंगे। गांधी जी को इतनी आसान तरीके से उनकी कहानियों से ही समझा जा सकता है और एक बात जो बोल रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गांधी कोई भी हो सकता है, क्योंकि गांधी न तो विलक्षण बुद्धि के थे, न ही बहुत सुंदर थे, न ही बहुत धनी थे। एकदम साधारण व्यक्ति का व्यक्ति, एक साधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कैसे अगर चाह लेता है समाज को बदलने का तो वो बदल सकता है। ये बहुत ही बड़ी बात है और महत्वपूर्ण बात है। तो सत्यव्रत जी और जुड़ रहे हैं दूसरे नेटवर्क से, नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे जुड़ते हैं तो हम लोग फिर उनकी जी मैं राहुल जी इस बार जी जी कोशिश किया है, दूसरे से डिवाइस से कनेक्ट हुए हैं। जी उम्मीद बहुत करता हूं बढ़िया। कि चल जाए। जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि एक तो उनका जो प्रथम लक्षण या प्रथम गुण कहा जाए कि वो मानव में समानता देखते थे और उनमें कोई भी भेद उनको नहीं समझ में आता था। सबसे पहला लाक्षणिकता ये था उनका। दूसरी बात जो है वो सेवा को बहुत अपना सबसे प्राथमिकता जो देते थे वो सेवा को देते थे। यानी कि अगर कोई सेवा का अवसर मिले तो उसको तुरंत अपने उसमें ले लेना चाहिए, अपने अधिकार में ले लेना चाहिए। इसकी एक घटना का जिक्र मैं करूंगा आपसे कि एक बार वो शिमला गए हैं
वहाँ वायसराय से शायद मीटिंग है उनकी, और किसी बड़े गंभीर मुद्दे पे मीटिंग है, और वहाँ वो चूंकि उसको भी डिसीजन लेने का इतना अभी वो एम्पावर्ड नहीं है कि वो डिसीजन उस मुद्दे पे वो खुद डायरेक्ट डिसीजन ले पाए, तो उसको कुछ दिन का समय चाहिए, क्योंकि वो इंग्लैंड में अपने रानी को वो खबर भेजेगा, फिर वहां से जो निष्कर्ष आएगा उसको वो गांधी को कम्युनिकेट करेगा। तो उस बीच में तब गांधी जी वर्धा में रहते थे। उस बीच में जो समय था वो गांधी को वहां इंतजार करना था, और इंतजार करने में 1 हफ्ते का समय और लगना था, जबकि 3 दिन की यात्रा, वहां से वर्धा से शिमला की 3 से 4 दिन की आने जाने की पूरी यात्रा होती थी। गांधी को जैसे ही पता चला कि इसका परिणाम मुझे कुछ दिन बाद पता चलेगा, या एक और मीटिंग मुझे कुछ और दिन बाद करनी है, उन्होंने तुरंत अपने सेक्रेटरी को कहा। उस समय उनके सेक्रेटरी थे नारायण देसाई। ये नारायण भाई देसाई जो थे वो बेसिकली उनसे भी पूर्व उनके सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, उनके लड़के थे। तो बेसिकली अभी जो नारायण देसाई जी हैं, उन्होंने गांधी पे बहुत अच्छा जो है ऐसा कुछ करके गए, जो क्योंकि वो जीवित उनके साथी थे, उनके साथ लगभग 50 वर्षों तक, बचपन से लेकर के उनके मृत्यु तक उनके साथ रहे, और इस वजह से उनका जो गांधी के बारे में अभिव्यक्ति है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि नारायण भाई देसाई जो है उनके बारे में हमको बहुत कुछ हमारी चेतना में उनको बसाने में बहुत मदद कर सकते हैं। उनके अगर हम साहित्य को और उनके कार्यों को हम देख पाए, मिल जाए हमें, तो मैं उन्होंने फिर इस बात का जिक्र किया है, नारायण भाई देसाई ने इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने तुरंत आके मुझसे कहा कि चलो वापस वर्धा चलना है। इनको आश्चर्य हुआ कि वर्धा में इस समय जो है इतनी गर्मी है, और शिमला में आए हैं, कितना अच्छा अवसर मिल गया है, कुछ दिन रह लेते हैं यहाँ पे। बोले नहीं नहीं नहीं, चलो शिमला चलो, वहां परचूरे है ना। तो परचूरे कौन है, उनका मैं परिचय कराऊं अब यहाँ आपको। तो परचूरे एक उनके साबरमती आश्रम के साथी हैं, सहयोगी हैं, जो अपने परिवार की जिम्मेदारी के लिए वापस आश्रम छोड़ करके अपने गांव चले गए। और जब गांधी जी वर्धा में रहने लगते हैं, तो वो वहां उनसे मिलने आते हैं। कोई आकर के बाहर गेट से उनको बताता है कि कोई एक भिखारी जैसा आदमी आपसे मिलना चाहता है। गांधी उसके तरफ जब जाते हैं तो देखते हैं, कहते हैं अरे ये तो परचूरे शास्त्री हैं। और क्यों मतलब पहला आदमी उनको नहीं पहचान पाया, क्योंकि परचूरे जी को कुष्ठ रोग हो गया है। और गांधी जब शिमला जा रहे थे उस दौरान गांधी का रोज का काम होता था कि परचूरे जी की सेवा करते थे, उनको नहलाते धुलाते साफ सफाई करते थे, इसलिए वो शिमला में नहीं रुके। तो उनकी जो मैं दूसरे गुण की बात करूं वो ये कि वो सेवा, जो मैं एक बार, चूंकि हम डिस्कनेक्ट हो गए थे तो मैं कह दूं ये सारे गुण की बात मैं इसलिए करूंगा क्योंकि ये सारे गुण हम धारण कर सकते हैं। ये सारे गुणों के बारे में उनका कहना है कि व्यक्तिगत गुण जो होता है वो सामाजिक गुण हो सकता है, कि सभी लोग हरिश्चंद्र क्यों नहीं हो सकते, और कहा कि ये तो मात्र पितृभक्ति मेरे योग्य है कि मैं ये गुण मेरे अंदर धारण करूं। तो गांधी तभी फेनोमेना होते हैं जब वो अपने गुणों को, अपने अंदर गुणों को इस तरह से जो है ऑब्जर्व करते हैं, इस तरह से अपने अंदर उसको समाहित करते हैं कि अन्य लोग उससे बहुत आसानी से जुड़ करके उसको सीख पाते हैं। तो ये उनकी दूसरा गुण है। तीसरा गुण उनका ये है कि वो अपनी कमी को वो हमेशा, उनकी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा है हिमालयन ब्लंडर। अपनी छोटी से दोस्त को भी वो कहते थे कि मैंने हिमालयन ब्लंडर किया, और दूसरे की बड़े से भी गलती को वो बहुत छोटा करते हैं। और इसीलिए जिस घटना का, उनके साथ होने वाली किसी नकारात्मक घटना का यदि कोई साक्ष्य नहीं है किसी के पास, तो उसको गांधी जी ने कभी जिक्र अगर किया भी है तो बिना नाम लिए किया है। और अगर उसको किसी ने देखा है तो अन्य लोग तो नाम लेकर कर देते रहे, लेकिन गांधी ऐसा कभी नहीं किए। तो जब वो इंग्लैंड में अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे तो वहां पे एक दस्तूर हुआ करता था कि वहां इवनिंग मीटिंग्स और डिनर पार्टीज होती थी।
उसमें गांधी कुछ विचलित हो रहे थे अपने प्रतिज्ञा से, तो उनको एक व्यक्ति ने रोका। उस व्यक्ति का नाम उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में नहीं लिखा है कि गांधी तुम भी। तो गांधी उसके बाद से इतने सजग हो गए कि अगर उनका मन विचलित हुआ कभी अकेले में भी, तो उन्होंने उस बात को तुरंत उन जैसे लगता था कि वो व्यक्ति हरदम अब उनको टोक रहा है गलतियों करने से रोकने से। तो मैंने कहा कि गांधी के अंदर जो तीसरा सबसे बड़ा गुण था कि वो अपने अंदर की कमियों को हिमालयन ब्लंडर कह के स्वीकार करते थे, और स्वीकार करके वो अन्य लोगों से बहुत ही खुलकर शेयर करते थे, और शेयर करने के बाद उसको न करने का संकल्प लेते थे, और इस बात पे हमेशा ध्यान देते थे कि वो गलती फिर उनसे जीवन में दोबारा कभी ना हो। तो गांधी बनने की यात्रा में गांधी ने ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं की हैं, तो गांधी की गलतियां जो है, जब उन्होंने गलतियां की हैं तो गलतियों को स्वीकार किया है। गलतियों को स्वीकार करने के बाद गांधी ने गलतियों को कैसे ठीक करना है उसका संकल्प भी लिया है। 10 साल की आयु में अपने एक मित्र को वो आमंत्रित करना भूल जाते हैं, तो उसका प्रायश्चित कैसे करते हैं कि उस सीजन में जब गांधी जी का सबसे प्रिय फल आम है, तो आम नहीं खाते हैं। वो आम नहीं खाते, वो कहते हैं कि हम आम नहीं खाएंगे। ये है गांधी का जीवन। गांधी का जीवन ऐसे बढ़ता जाता है। और फिर अहिंसा का पाठ उन्होंने कहाँ से पढ़ा? सत्य का पाठ तो उन्होंने हरिश्चंद्र से पढ़ा। सत्य उन्होंने वहां से आत्मसात ऐसे किया कि फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन अहिंसा का पाठ उन्होंने कहाँ से सीखा, इसका एक दृष्टांत उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में दिया है। उसको देखें हम कि उनके भाई कुछ कर्ज ले लेते हैं, कुछ बुरे आदतों में पड़ जाते हैं और कुछ कर्ज ले लेते हैं। जब कर्जदार उनसे कर्जा मांगने वापस आते हैं तो उनके पास देने के लिए पैसे नहीं होते। अब पैसे नहीं है तो गांधी से वो राय लेते हैं कि अब मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने मुझे कर्ज दिया है, मुझे क्या करना चाहिए? तो गांधी जी ही उनको राय देते हैं कि तुम्हारे हाथ में एक सोने का कड़ा है, इस कड़े को तुम थोड़ा अगर किसी सुनार के यहाँ बेच दोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और वो कर्ज भी से मुक्त हो जाओगे। भाई को ये बात ठीक लगी और उन्होंने क्या किया कि जैसा कि गांधी ने मोहन ने कहा वैसा जाकर के उन्होंने कर दिया। लेकिन गांधी ये करते ही उसको उसका अपना जो जिसको हम साक्ष्य कहते हैं, उसका अपना जो साक्षी है, जो उसका अपना गवाह है, उसको टोकने लगता है कि ये जो तुमने किया है ये चोरी है। अब जब उनको मैं कहता हूं कि हम सबसे ज्यादा हमको कौन देखता है? सबसे ज्यादा हमको हम खुद देखते हैं। मेरे मन में भी अगर किसी चोरी का भाव आया तो वो तो कोई नहीं देख सकता है। वो कौन देख सकता है? वो मैं ही देख सकता हूँ। आपके पास आपके जेब में कोई सुंदर पेन है, उस पेन को लेने का मन मेरे अंदर आ गया तो वो तो मैंने ही देखा, वो किसी और ने नहीं देखा। ये जो देखने वाला व्यक्ति अगर मैं खुद हो जाऊं तो मैं गलतियां मेरी वैसे ही बंद हो जाएंगी। वही गांधी है जो अपनी गलतियों को अगर देखता है तो लोगों से शेयर करते हुए नहीं चूकता है, और शेयर करता है तो फिर दोबारा कभी न करने का संकल्प लेता है, और एक बार दोबारा न करने का संकल्प लेता है तो उससे वो गलती उसके जीवन में कभी दोबारा नहीं होती है। तो गांधी को जब ये लगा तो उन्होंने अपनी माँ से जाके ये बात बताई। तो माँ ने भी कहा कि ये इतनी बड़ी गलती है कि ये मुझसे नहीं छूटेगी, मतलब मैं इसमें तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती, मेरे पास वो अधिकार नहीं है, ये अधिकार पिताजी के पास ही है। तो अब तुमको ये तय करना है कि तुम ये पिताजी से कहो। गांधी के पिताजी बहुत ही सख्त थे और किसी भी गलती के एवज में दंड उनके प्राविधान में था कि दंड देना से ही सुधार होगा। तो गांधी बहुत डरते हुए एक पत्र लिखते हैं अपने पिताजी को, और उस पत्र में वो सारी बात जैसा हुआ है वैसा ही लिख देते हैं। उस समय उनके पिताजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो बिस्तर पे हैं। जब वो पत्र देने जाते हैं तो पिताजी उठ के बैठते हैं, वो पत्र उनको देते हैं, लेकिन गांधी पत्र देकर ऐसा नहीं वहां से चले गए, पत्र देकर वहां खड़े रहे।
कि पिताजी पत्र पढ़ेंगे और मुझे मेरी गलती का जो भी दंड होगा वो अगर देते हैं तो मुझे स्वीकार है, क्योंकि गलती तो हुई है और उसका प्रायश्चित होना चाहिए। गांधी जी वहां रुक गए और पिताजी पत्र पढ़ते हैं। पत्र पढ़ते पढ़ते उनके आंखों में आंसू आ जाता है और उस पत्र को पढ़ लेने के बाद एक ही काम वो करते हैं, वो उस पत्र को फाड़ देते हैं। उस पत्र के फटने पे और गांधी ने अपने पिताजी की आंखों में आंसू देखकर ये लगा कि ये वेदना मेरी गलती की वजह से है, और उस वेदना के प्रति गांधी के भीतर एक संवेदना पैदा हुई कि अब मैं ऐसी कोई गलती ना करूं जिससे मेरे पिता को कोई वेदना हो। और एक बात उन्होंने ये सीख लिया कि गलती कभी नहीं करनी। दूसरी बात उन्होंने ये सीख लिया कि अगर पिताजी ने दंड दे दिया होता तो शायद मुझे जो है मैं वेदना नहीं महसूस कर पाता। ये अहिंसा है जो किसी को भी जो है गलती करने से रोक सकती है। दंड से ज्यादा असर अहिंसा करता है। अहिंसा का मूल को वहीं से मिला, अपने पिता के उस घटना से मिला। तो गांधी निरंतर अपने को बहुत ही नजदीक से देखने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं और कभी भी किसी गलती को वो तुरंत जो है उद्घाटित करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि मैं अपने जीवन में अब कोई दोबारा गलती नहीं करूंगा। फिर गांधी का जीवन आगे बढ़ता है। गांधी इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड जाना क्यों पड़ता है उनको? गांधी की पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं है और उस समय का उनका हाई स्कूल 38% मार्क्स में वो पास होते हैं। ये सभी पढ़ने वाले बच्चों को ध्यान देना चाहिए इस बात पे कि बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं है, 38% पास हुआ है, सिर्फ मार्क्स से पास हुआ, और फिर कॉलेज में एडमिशन लेना है उनको। उस समय 11वीं में एडमिशन को कॉलेज एडमिशन कहा जाता था। और लेकिन गांधी चूंकि तेज नहीं है पढ़ने में, एडमिशन के समय उनको वो खुद लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि मुझे स्कॉलरशिप इसलिए मिल गई क्योंकि मैं सौराष्ट्र का था, मैं बहुत मेधावी नहीं था कि मुझे स्कॉलरशिप मिले। और नित्य जब वो पढ़ने जाते हैं तो उनका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है और इस स्थिति तक उनको जो है पीड़ा होती है, सर दर्द होता है कि कई बार नाक से खून तक आ जाता है। तो गांधी जी के बड़े भाई के मित्र ने उनके बड़े भाई को कहा कि इसको बैरिस्ट्री करने के लिए इंग्लैंड भेज दो, ये अपनी पिता की गद्दी संभालेगा। अगर इसका यहाँ पे ये पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो इसको बैरिस्ट्री करने के लिए इंग्लैंड भेज दो। तो गांधी इस बात को लेकर के बहुत उत्साहित हुए और तैयार हुए जाने के लिए। वो इसलिए कि एक तो इंग्लैंड के प्रति उनका आकर्षण था, जैसा कि हम लोगों का बड़े शहरों के प्रति आकर्षण होता है। तो ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो हमारे भीतर छोटी छोटी कमियां होती हैं, वो मोहन के भीतर भी छोटी छोटी कमियां हैं, लेकिन उसका अपना स्वयं, उसका अपना जो साक्षी है, वो उसको जो वो खुद देखने वाला जो व्यक्ति है, वो उसको इतना जागरूक रखता है कि उसकी यात्रा ऐसे आगे बढ़ती है कि वो जीवन में एक गलती तो करता है लेकिन उस गलती को कभी दोबारा नहीं करता है। गलतियां करता है लेकिन कोई गलती दोबारा नहीं करता है। तो वो एक आकर्षण। दूसरा, उनको अपने पिता और माँ के प्रति जो श्रवण से उनके मन में भाव आया था, तो उनको ये बात बहुत ही गौरवान्वित करती है कि वो अपने पिता के कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे। ये दो वजह होता है कि वो इंग्लैंड जाते हैं और उनको पढ़ने का मोटिव भी मिल जाता है कि मैं अपने पिता के गद्दी को संभालने के लायक हो जाऊंगा। तब वो इंग्लैंड जाते हैं और सबको पता है कि 3 साल की डिग्री वो उन्होंने 3 साल में पूरी कर ली, उनको बिल्कुल समय नहीं लगा। लेकिन जैसा कि मैंने एक बात कहा कि एक आकर्षण है, वो आकर्षण उनको भी चकाचौंध की दुनिया में ले जाता है। हम सभी लोग जब बाहर पढ़ने निकले उस चकाचौंध में एक बार फंसे जरूर हैं, और जो बच्चे जाएंगे कॉलेज में पढ़ने बाहर, वो चकाचौंध में फंसते जरूर हैं। लेकिन फिर वही बात है कि उनकी अपने ऊपर नजर इतनी तगड़ी है कि वो बहुत दिनों तक उनसे कोई कमी उनसे चिपकी नहीं रह सकती है, उसको वो तुरंत पकड़ के तुरंत ठीक कर पाते हैं। तो वो वहां जाते हैं टाई बांधने के लिए, 10 मिनट प्रैक्टिस करना रोज,
हैट लगाना, सूट बूट, और उसके लिए अपने घर के फर्नीचर तक बिकवा देना, यहाँ तक भी गांधी ने किया है। और वायलिन सीखना, डांस सीखना, जबकि कहीं उसमें उनको थोड़ी भी रुचि नहीं है, केवल इसलिए कि वहां का नकल, वहां का सोसाइटी ऐसा है, वहां के लोग ऐसे हैं, मुझे भी वैसा होना है। उस नकल में वो लगातार, उस ग्लैमर में वो इन सारी चीजों का अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। अब इन सब चीजों का अनुसरण करने में एक दिन उनकी वायलिन टीचर कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। ये सवाल उनके अपने सही जवाब तक ले जाता है कि यहाँ तो मैं बैरिस्ट्री करने आया हूँ, और बैरिस्ट्री में इन सारी चीजों का कोई उपयोग नहीं है। उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, मैंने कूड़ो मेल्यो, मैंने मतलब जितना पैसा उन्होंने उस पर खर्च किया था वो कूड़े में चला गया। तो उसको कंपनसेट किया फिर गांधी ने। वो मीलों पैदल चलना, नई किताब खरीदने में तो नहीं उन्होंने कभी कंजूसी की, लेकिन फिर जो बग्घी चला उस पे बैठ के जाना उसको बंद कर दिया, खाने पे नियंत्रण किया, और इस तरीके से पैसे बचा करके आगे उन्होंने बहुत ही साधारण ढंग से अपना बीटेक की डिग्री, एलएलबी की डिग्री वहां पूरी कर ली। गांधी को और भी, जैसे उनकी माँ ने कहा था कि जब तुम इंग्लैंड जा रहे हो तो ये 3 काम मत करना, लेकिन माँ देख नहीं रही थी। ये उनकी माँ के प्रति श्रवण जैसी भक्ति थी कि उन्होंने उस बात का निरंतर ध्यान रखा। और गांधी ये सब करते हुए ही महात्मा के रास्ते पे चल पड़ा है। गांधी ये सब करते ही जो है एक परिघटना के रूप में अपने को बदलता जा रहा है। तो फिर आगे जब उनकी यात्रा बढ़ती है और वो इंग्लैंड का उनका दौरा पूरा होता है, भारत आते हैं। भारत आने के बाद उनको जीविका के लिए संघर्ष करना पड़ता है। भारत में वो सफल नहीं होते हैं, राजकोट फिर मुंबई। फिर उनको उनके भाई के मित्र ने कहा कि हम इनको भेज देते हैं अफ्रीका, हमारे जानने वाले हैं वहां पे ये जा करके, जहां पे उनका दूसरा जन्म होता है। गांधी द्विज होते हैं, गांधी का वहां पे दूसरा जन्म होता है, क्योंकि इसके पहले गांधी का आध्यात्मिक विकास हुआ है, नागरिक विकास हुआ है, लेकिन सामाजिक विकास, नेतृत्व का विकास वाला गुण अभी उनके अंदर नहीं आया है। ये जो जिस गांधी को, यानी महात्मा बनने वाले रास्ते पे या फेनोमेना बनने वाले रास्ते पे अभी गांधी नहीं चले हैं, यहाँ पे उनका एक जीवन शुरू होता है अफ्रीका में। और वो तब जब वो ये उनको 2-3 बातें वहां पे कचोटती हैं। एक ये, यहाँ गोरे काले का भेद ज्यादा है, और इसका दोहरा दुख उनको और होता है जब वहां मतलब भारतीय लोगों ने भी उसको मान्यता दे रखा है। ये उनको दोहरा दुख होता है। और इसका जब वो कई बार उसका इस पूरी भेद का शिकार होते हैं, और सबसे बड़ा घटना उनके जीवन का, उन्होंने खुद भी एक इंटरव्यू में कहा है, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आपके जीवन की सबसे ज्यादा आपको बदलने वाली घटना कौन सी है, तो कहते हैं 3 दिन, वो 3 दिन जब मुझे सेंट पीटर्सबर्ग में धक्का मारकर फेंक दिया गया था ट्रेन के डब्बे से, जब मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, तब मुझे फेंक दिया गया था। वो उनको उस समय ये लगा कि मैं 105 पाउंड के लिए कहां आ गया, 105 पाउंड के लिए मैं कहां इस दलदल में आया जहां पे इतना भेद है, और इस भेद को हमारे अपने लोग भी स्वीकार करके बैठे हैं, और हमारे पास फर्स्ट क्लास का टिकट होते हुए भी मुझे यहाँ से फेंक दिया गया, मुझे यहाँ से वापस चला जाना चाहिए। ये बात उनके मन में आती है। रात भर, वो ठंड की रात है, रात भर उस स्टेशन पे कोई और ट्रेन नहीं आनी और उनको वहीं बिताना है, और सारे इस तरह के विचार उनके दिमाग में चल रहे हैं। तो कहते हैं भागना कायरता होगी, अगर मैं भाग गया यहाँ से तो ये कायरता होगी, तो फिर मुझे लड़ना होगा। फिर लड़ने की बात सोचना है तो लड़ाई कैसे होगी, संगठित होना होगा। संगठित होने के लिए हम पहले संगठित होंगे, और संगठित होकर लड़ाई के लिए जो तैयारी होगी, उस तैयारी के लिए साधन शुद्धि करनी होगी। क्योंकि वहां अफ्रीका में ये सारी भेदभाव इसलिए होते थे कि जहां इंडियन देखे जाते थे वहां ये मान लिया जाता था कि ये झूठे हैं, ये गंदे हैं,
और यही सारी कारण थे कि उनको इस नजर से, इस भेदभाव के नजर से देखा जाता है। तो गांधी ने सब जो कभी पब्लिक स्पीच से बचता रहा है अब तक की अपनी यात्रा में, पहली बार अपने अभय को पहचान करके उस पब्लिक स्पीच में जाता है और कहीं कोई उसको द्वेष की, ईर्ष्या की या कहें कि दुख की बात नहीं, पीड़ा की अभिव्यक्ति नहीं है। कहता है कि यहाँ पर ये परंपरा है, इस परंपरा को हमको मिटाना है, इस परंपरा को मिटाने के लिए हमको संगठित होना होगा और वहां पे संगठित होना और समान होना, इन दोनों बातों को कहते हैं। और लड़ाई अगर लड़नी है तो जो मन में है वही कर्म में, वही वचन में और वही कर्म में होना होगा। ये नहीं कि मैं वकील हूं तो घर में तो सच बोलूंगा लेकिन वकालत में तो झूठ बोलना ही जरूरी है, इससे काम नहीं चलेगा। हमको अपने घर और काम दोनों में सच को ले आना जरूरी है, ये हमको करना पड़ेगा। ये मीटिंग वहां पे लेते हैं, फिर कहते हैं जिस देश, मतलब जिस भाषा के लोगों के लिए संघर्ष करना है, जिस जिस जगह पे संघर्ष करना है, वहां की भाषा सबको आनी जरूरी है। ये सब उनके सर्वोदय के रास्ते हैं। जब वो ये सब करते हुए, तब तक सर्वोदय नाम नहीं आया है, तब तक ये सत्याग्रह नाम नहीं आया है। पहले उसको पैसिव रेजिस्टेंस कहा गया उनके आंदोलनों को, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं ये पैसिव तो नहीं, हम लोग तो एक्टिव हैं, तो फिर उसका नाम सत्याग्रह पड़ा। फिर सत्याग्रह के बाद जाकर के इसका नाम सत्याग्रह पड़ा। और इसको लड़ाई नहीं कहा गया, इसको ये कहा गया कि अगर कोई शत्रुता के भाव से आए तो उसको मित्र बनाने की प्रक्रिया, इसी को सत्याग्रह कहा गांधी ने। तो सत्याग्रह की शुरुआत वहां से हुई और गांधी अपनी जिसको हम कहें कि अपनी यात्रा में एक व्यक्ति से एक परिघटना के रूप में आगे बढ़ते जाते हैं। और अगर हम आगे बात बढ़ाएं उनकी, तो गांधी जो है अपना पहला केस लड़ते नहीं है, सेटल कराते हैं। फिर वो तय करते हैं कि जो भी केस वो लेंगे वो सत्य पे आधारित होंगे और झूठ पे आधारित नहीं होंगे। तो ऐसे केसेस जब वो बीच में छोड़े हैं, ऐसा 2 केस है जिसको बीच में छोड़ा है उन्होंने, तो अगर किसी अन्य केस में कोई लॉयर, कोई वकील ये दलील देता है कि गांधी झूठ बोल रहा है, तो अफ्रीका में गांधी के प्रति जजेस, यानी जो जज हैं, उनका ओपिनियन ये रहता है कि वो वकील को रोक देते हैं कि गांधी के ऊपर ये आरोप ना लगाओ, ये आरोप उनके ऊपर नहीं चिपकेगा। ये वही जगह है जहां पहली बार जब वो कोर्ट में जाते हैं तो उनका एक जज अपमान करता है। वहीं पे उनकी ऐसी प्रतिष्ठा बनती है अपनी यात्रा की वजह से कि वहीं के जज उनको कहने लगते हैं कि ये वकील, आप दूसरे वकील को, कि आप इनको झूठा ना साबित करने की कोशिश करो, अपने सच को सामने रखो, गांधी कभी झूठ नहीं बोलते। गांधी ने ये अचीवमेंट वहां पे हासिल किया। ये अचीवमेंट हम सब हासिल कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं गांधी हम सब में है। अगर हम जरा भी अन्याय के प्रति हमने कहीं आवाज उठाई तो गांधी हम सब में है। अगर हम बराबरी का नजरिया रखते हैं तो गांधी हम सब में है। गांधी तत्व और गांधी तंत्र भी हमको थोड़ा समझ लेना चाहिए कि तत्व सत्य और अहिंसा है, और तंत्र आप कह सकते हैं सफाई अभियान हो सकता है, आप कह सकते हैं कि चरखा काटना हो सकता है। ये सारी चीजें तंत्र हैं। तंत्र समय के हिसाब से बदल सकता है, पानी बचाना तंत्र है, ये तंत्र, लेकिन तत्व सत्य और अहिंसा है। तो तत्व हमको पकड़ना होगा, और गांधी ने तत्व पकड़ा और उस तत्व से उन्होंने हमको ये संदेश दिया कि ये तत्व अगर हमको समझ में आ गया तो इस तत्व का रिलेवेंस किसी भी समय बना रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। इसीलिए गांधी आज हमारे भीतर हैं, और हमको ये मानना चाहिए कि वो किसी तंत्र, यानी कि हम खादी पहने टोपी लगाएं तो ही हम गांधी नहीं है, हम किसी संगठन जिसके नाम में गांधी लिखा हो जुड़े हो तो ही हम गांधी हम नहीं हैं। गांधी हम तभी हैं, और हम वो भी गांधी हो सकते हैं जो परिघटना हुआ है, जो गांधी लगातार अपने को डेवलप करता जाता है, अपने को परिष्कृत करता जाता है, और वो बहुत ही आत्मविश्वास से ये कहता है कि मेरे जीवन में अगर एक ही बिंदु पे मेरे 2 राय आए तो मेरी बाद की राय को सही मानना, ऐसा हिम्मत करने का साहस केवल गांधी में है और किसी में
नहीं है। गांधी की एक दो घटनाओं की मैं और जिक्र करूंगा, जिसमें मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि गांधी जो है कैसे बराबरी को देखते हैं, कैसे बराबरी महसूस करते हैं। तो उसमें मैं आपको नारायण भाई देसाई का नाम लिया मैंने। वो 5 या 6 साल के हैं, आश्रम में रहते हैं जब गांधी आश्रम बनाए हैं। कोचरब आश्रम पहला आश्रम है, वहां पे जब उनके साथ वो रहते हैं, साबरमती में भी उनके साथ रहते हैं, तो कोई विदेशी खिलौने उनको देखकर जाता है खेलने के लिए। और गांधी स्वदेशी के पक्षधर हैं, तो उनके इस बात से नारायण भाई देसाई को ये लगता है कि ये खिलौना तो मैं खेल नहीं पाऊंगा, तो वो सोचते हैं कि लेकिन मैं अब ये खिलौना छोड़ूंगा नहीं। तो ये बात गांधी तक बात पहुंच चुकी होती है और गांधी उनसे कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि ये खिलौना तुम छोड़ दो, वो ये पूछते हैं कि नारायण, क्या ये खिलौना हम दोनों खेल सकते हैं एक साथ? तो नारायण को ये बात समझ में आ जाती है कि मैं तो खेल सकता हूं, लेकिन गांधी नहीं खेल सकते हैं। तो कहते हैं नहीं, हम दोनों साथ में नहीं खेल सकते हैं। और नारायण जो इतना छोटा है, वो कहता है कि गांधी हमसे कभी इस तरह से बात नहीं करता था जैसे वो हमसे 45 साल, शायद हम 55-56 साल बड़ा है, या 45, ऐसा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ इतना ही गैप है, 4 डिकेड्स से ज्यादा का गैप है। इतना बड़ा है वो हमसे, इस तरह से बात करता है जैसे वो हमारे बराबर का हो। और बार बार वो उनसे वो सत्याग्रह की बात, बार बार उनसे स्वदेशी की बात उसी तरह से करते थे जैसा अन्य लोगों से करते थे। यानी कि ये नारायण भाई देसाई का अपना खुद की स्वीकृति है कि उन्होंने कभी उनको उम्र के आधार पर छोटा ट्रीट नहीं किया। तो गांधी की ये सारी लाक्षणिकताएं हैं जिनको हमको लगातार अपने अंदर ग्रहण करने के लिए केवल थोड़ा सजग होने की जरूरत है, उस तत्व को पकड़ लेने की जरूरत है। हम तंत्रों में अटकने की बजाय अगर तत्व को पहचानेंगे तो तत्व का रिलेवेंस हमेशा बना रहता है। तंत्र कई बार क्या होता है कि आज वो रिलेवेंट है, कल वो रिलेवेंट था, आज रिलेवेंट नहीं है। जैसे चरखा गांधी ने जब काटना शुरू किया लोगों को स्वदेशी समझाने के लिए, तो शायद आज वो चरखा, मैं बहुत दावे से नहीं कह रहा हूं इस बात को, लेकिन आज वो चरखा रिलेवेंट होगा कि नहीं होगा, इस बात का कोई दावा नहीं किया जा सकता। आज उस चरखे का विकल्प हमको ढूंढना पड़ेगा। तो तंत्र हम अगर बढ़ाते गए और तत्व तो नहीं पकड़ा तो तंत्र फेल हो रहा है। अगर आज हम गांधी विचारधारा के लोग फेल हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं उसके पीछे, और आज अगर अराजकता, आज अगर असमानता, आज अगर हिंसा, आज अगर अविश्वास, इस तरह की चीजें, गैर बराबरी, स्त्रियों के साथ अनाचार, दुराचार, ये सारी की सारी चीजें अगर बढ़ रही हैं, तो कहीं न कहीं गांधी का तत्व भूल गए हम लोग, गांधी का तंत्र याद रखें हम लोग। और ये आज हम जहां खड़े हैं उसका मेन कारण ये है। अगर हमको इस समाज में जो गांधी का राम राज का कल्पना है उसको ले आना है, तो हमको गांधी के दिए हुए तत्वों को समझना पड़ेगा और उनके दिए हुए जीवन के संदेश को समझना पड़ेगा और उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तभी ये संभव हो पाएगा। जब हम जीवन की संदेश की बात करते हैं तो मुझे एक घटना और आपको शेयर करने का मन कर रहा है। वो ये है कि गांधी नोआखुली में अपने मृत्यु से 1.5 साल पहले नोआखुली में दंगा हुआ है, वहां पे पदयात्रा कर रहे हैं। और वहां एक अमेरिकन पत्रकार उनसे पूछता है कि मैं अपने देश वापस जा रहा हूं, अपने देशवासियों के लिए मैं क्या संदेश दूं? तो गांधी कहते हैं, अमार जीवनी अमार बानी। इसमें देखिए 2 बातें मैं एक साथ कहना चाहता हूं कि जो अफ्रीका में उन्होंने पहली मीटिंग ली थी और कहा था कि जहां संघर्ष करना है वहां की भाषा आपको आनी चाहिए, तो बंगाल में नोआखुली में है तो गांधी बंगाली बोलते हैं। एक गुजराती, एक अंग्रेजी बोलने वाले को बंगाली में बोलता है। दूसरी बात जो उसका मतलब है मैं बता दूं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। यानी कि हमको गांधी के लिए अन्य किसी की बात पे निर्भर होना जरूरी नहीं है। हम उसकी आत्मकथा को देख लें एक बार सभी लोगों को, बच्चों को मैं
विशेष करके कह रहा हूँ कि गांधी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांधी का रिलेवेंस इस दुनिया में कभी खत्म नहीं होगा। और गांधी के बिना, अगर गांधी के रास्ते पे हम न रहे तो शायद दुनिया खत्म हो जाए। मैंने एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ा था, हाइड्रोजन बम बनाने वाले एक साइंटिस्ट ने कहा कि इफ वी डोंट अबॉलिश द वॉर विल अबॉलिश अस। और इसके बाद वो कहता है कि मैंने हाइड्रोजन बम बनाया, लेकिन बाद में मैंने गांधी को जब समझा तो मुझे लगा कि मैंने सबसे बड़ा गलत काम किया, और तब से वो गांधी का प्रचारक बन गया, उसने वो काम छोड़ दिया। तो इस तरह का गांधी है जो साफ साफ बताता है, अगर आप समझने की कोशिश करो कि अगर दुनिया में मानवता बचानी है तो गांधी का रिलेवेंस, गांधी के मूल्य और गांधी के दिए हुए रास्ते यानी सत्याग्रह ही एकमात्र, मैं अभी कह रहा हूं, मुझे जो समझ में आया, ही एकमात्र रास्ता है जो हमको हमारी मानवता को बचाने का साहस देगा और रास्ता देगा। मैं अपने बात को यहाँ रोकूंगा, और अगर कुछ सवाल आए हों तो सवालों पे जाया जाए। एक सवाल नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर से कुछ लोग जुड़े हुए थे, उनका था कि शुद्ध हिंदी बहुत कठिन वर्ड उपयोग कर रहे हैं, तो कुछ उर्दू के शब्दों का उपयोग करके अगर रखें तो ज्यादा समझ में आएगी। तो मेरे लिए, हाँ, ये मेरे लिए भी एक जी नई जी सीखने की बात है, और मैं इसमें बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा इस बात से कि अगली कोई अगर इस तरह की हम उसमें आयोजन में आते हैं तो जी जी कुछ शब्दों का समाधान हिंदी के रूप में, हिंदी की जगह उर्दू के उसके सब्स्टिट्यूट्स के साथ, क्योंकि अभी उसको फिर मैंने कहा गांधी तो 77 साल की उम्र में बंगाली सीख रहे हैं नोआकोली में, लेकिन मुझे उर्दू के शब्द को देखना पड़ेगा कि कहाँ वो उर्दू के शब्द आ सकते हैं, और मुझे अभी थोड़ी कठिनाई है। जी जी बहुत अच्छी तरह से आपने रखा है। एक दो मैं ये कहानी है तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं वो सुनना चाह रहा था कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में विरोध कर रहे थे और रंग भेद के खिलाफ, और एक बार हाँ उनको दोबारा जाना पड़ा था फिर से, हाँ हाँ और उनको जहाज पर ही, समुद्र में ही रुकना पड़ा था विरोध के कारण। जी जी। और एक तरफ अंग्रेज विरोध कर रहे थे और दूसरी तरफ अंग्रेज ही उनको बचाने में लगे थे। अगर वो थोड़ी सी नहीं नहीं, घटना। मैं बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हैं। मैं अफ्रीका के जो पहली जो चीज जिसको वो कहते हैं कि जिसने मेरे जीवन को बदला है, उस बात को अगर हम आगे बढ़ाएं थोड़ा, तो उस कहानी में जब अगले दिन ट्रेन से एक जगह से वो बग्घी में बैठ के उनको कहीं जाना है, तो वो गोरा आदमी भी उनके साथ बुरा बर्ताव करता है। तो उसमें अन्य गोरे लोग जो और उसमें यात्रा कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि तुम इनके साथ ये जाति कर रहे हो, ये जाति ना करो इनके साथ। गांधी को ये बात एक और बार समझ में आता है कि एक वहां जहां पे प्रेसिडेंट मतलब वहां के जो राष्ट्रपति का जो लेन है उसमें फुटपाथ पे चल रहे होते हैं, और तभी उनको पीछे से कोई धक्का देता है, और तभी एक दूसरा गोरा आदमी कहता है कि सुनो सुनो, मैंने देखा है और तुम इसके खिलाफ शिकायत करो और मैं इसके खिलाफ गवाही दूंगा, इसको दंड मिलना चाहिए। वैसे ही एक बार और उनके साथ ऐसा होता है कि उनके सेक्रेटरी, जो एडवोकेट सेक्रेटरी हैं, उनकी पत्नी वो उनके साथ रात में टहल रही हैं, और उनको एक आदमी आता है मिलने, और कुछ बात करता है। जब वो पूछती हैं गांधी से कि कौन था और क्यों आया था, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, तो कहते हैं कि ये मुझे जान से मारने आया था। ऐसे वो जो आपने कहा कि जब वो अफ्रीका दोबारा जा रहे हैं और उनको रास्ते में रोक के कुछ लोग मारना चाह रहे हैं और कुछ लोग उनको बचाना चाह रहे हैं, मारने वाले लोग भी गोरे हैं और बचाने वाले लोग भी गोरे हैं, इन सब को उन्होंने ऐसे देखा कि कोई परंपरा है यहाँ पे गड़बड़, व्यक्ति गड़बड़ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि अफ्रीका में सफेद लोग गड़बड़ हैं, एक परंपरा वहां पे गड़बड़ है कि काले गोरे का भेद है। उस परंपरा को तोड़ने का संघर्ष किया उन्होंने, और उस परंपरा को उन्होंने पकड़ा, इसीलिए उन्होंने व्यक्तियों के खिलाफ उस
उसमें जिसमें उनको लगभग मारपीट करके लोग इस स्थिति में ले गए थे कि गांधी की कुछ देर और अगर कोई उसमें आके हस्तक्षेप न करता तो गांधी की जान भी जा सकती थी। उसमें भी गांधी ने कोई कंप्लेन नहीं किया कि ये अगर मेरे ऊपर कोई व्यक्तिगत हमला होता तो शायद मैं एक बार करता भी, लेकिन ये तो केवल एक परंपरा की नींव है, जिस परंपरा के कारण लोगों ने मेरे ऊपर आक्रमण किया है। गोरे काले के भेद की जो यहाँ परंपरा पड़ी है, उस परंपरा को तोड़ने के खिलाफ मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। तो वो ये लगातार की घटनाओं के बाद इन्होंने जो है ये समझा कि लोग अच्छे हैं और इसलिए उनका वो जो विश्वास मानव मूलतः अच्छा होता है, ये उनको भाता है यहाँ पे, और इस बात का उनकी पुष्टि होती रहती है। और उनका मानना है कि जो गलत कर रहा है वो किसी गलत परंपरा की वजह से होता है। तभी उन्होंने ये बात कहा है कि हमें रोग का इलाज करना, हमें रोग का इलाज करना है, हमें रोगी जो है उसको रोग से हटा देना है, यानी कि विल हैव टू हेट द सिन नॉट द सिनर। तो हमको बेसिकली जो गांधी ने ये बात कही वो इसी आधार पे कही। और यहाँ पे हाँ, उनकी जो ये रंग भेद की लड़ाई है वो फाइनली शुरू हो पाती है जब जब उनको वहां से फेंक दिया जाता है। और वो इस लड़ाई में बहुत हद तक जीत तो नहीं पाते हैं, लेकिन जो लड़ाइयाँ वो जीते हैं उनमें वो एक जो चुंगी वाला मामला है जिसमें उनकी जीत होती है, और एक वो जिसमें महिलाओं को, भारत से जाने वाली महिलाओं को जो है पत्नी की वैधता नहीं है, उस आंदोलन में उनको जीत मिलती है। तो तीन आंदोलनों में, उनमें तीन आंदोलनों की लड़ाई में उनको दो आंदोलनों में जीत मिलती है और एक में पार्शल कह सकते हैं जीत मिलती है, पूरी जीत नहीं मिली उन्हें। जी जी। अब बबीता जी एक क्वेश्चन कर रही हैं, वो कह रही हैं कि जातीय अस्पृश्यता को लेकर गांधी के विचार पर कोई अगर घटना हो तो वो साझा कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जो उनके आश्रम में एक बार एक दलित परिवार आके रहना शुरू करता है। तो जब दलित परिवार आकर शुरू करता है रहना, तो वहां पे रहने वाले लोगों में पहले असंतुष्टि आती है, और फिर धीरे धीरे ये होता है कि जो लोग सहयोग कर रहे हैं उस आश्रम को चलाने के लिए, उसको लोग सहयोग करना बंद कर देते हैं। सहयोग करना बंद देते हैं, फिर एक दिन उनको आकर के कोई बताता है कि हमारे यहाँ सिर्फ 2 दिन का भोजन बचा है और 2 दिन के बाद हमारे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा तो फिर ठीक है, 2 दिन हम लोग यहाँ रहेंगे और 2 दिन के बाद हम लोग फिर चलेंगे दलित टोलों में, और वहीं पे जो काम दलित करते हैं वही काम हम लोग भी करेंगे। फिर उसी दिन की घटना है कि एक लड़का दौड़ता हुआ आता है गांधी के पास कि कोई एक आदमी बाहर मोटर कार से आया है और वो अंदर नहीं आना चाहता लेकिन आपसे मिलना चाहता है। गांधी जाते हैं, गांधी मिलते हैं, क्योंकि गांधी को वो बाहर मिले हैं इसका मतलब वो अपनी अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं, तो गांधी ने उनको उनके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया है। वो मोटर कार का ही जिक्र है कि एक व्यक्ति मोटर कार से आया है, और वो उनको कहते हैं कि मैं आपको सहयोग करूंगा, आपको मेरा परिचय छुपाना होगा। गांधी कहते हैं बिल्कुल, है ना। वो बताते हैं ये बात स्पष्ट कि मेरे यहाँ एक दलित है। कहते हैं हाँ मुझे पता है, और मुझे भी पता है कि आपको सहयोग मिलना बंद हो गया है। तो उसके बाद वो जो धनराशि उनको देकर जाते हैं वो अगले 2 वर्षों के लिए पर्याप्त होता है। ये गांधी के जीवन में जो अस्पृश्यता के लिए जो उन्होंने मुहिम छेड़ी थी, सबसे पहले जो भारत में मुहिम छेड़ी, उसमें उनकी ये जो सफलता है वो उनके आध्यात्मिक सच्चाई को, उनकी पवित्रता को स्थापित करता है कि अगर आप ईश्वर के सच्चे भक्त हैं तो आपको ईश्वर जरूर जो है मदद करेगा, आपका रास्ता रुकेगा नहीं। और गांधी, एक और बात मैं जिक्र कर दूं इस ईश्वर की भक्ति के नाम पर, कि गांधी अपने मृत्यु के ठीक 1 साल पहले, ठीक उसी तारीख पर मनु, उनकी जो नतनी है, उनको कहते हैं कि अगर मैं बीमारी से मरूं तो समझ लेना कि मेरा जीवन निरर्थक है, और अगर मैं, किसी ने मुझे गोली मारा सामने से सीने पे, और मेरे चेहरे पर अगर उसके प्रति कोई ऐसा भाव नहीं आया, द्वेष का भाव नहीं आया, दुख नहीं हुआ ये देख के कि सामने वाला मुझे मार रहा है, और मेरे मुंह से अगर राम निकले तो ये बात समझ लेना कि मैं ईश्वर का भक्त हूं।
वो गांधी का स्टेटमेंट वो अपने मृत्यु के एक दिन पहले भी, यानी कि उस एक साल पहले से लेकर के उन्होंने शायद कई बार ये कहा, लेकिन 4 या 5 बार का रिकॉर्ड है कि ये बात वो कहते रहे कि अगर मेरे साथ ऐसा हो। और उनके, इसका मतलब गांधी इसको जानते थे, इस बात को जानते थे कि उनको सीने पे गोली लगेगी और उनके मुंह से हे राम निकलेगा, और ये हुआ भी। तो गांधी एक ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। और उस गांधी को मैं इसको इस तरीके से कि कुछ मानस ये है कि लोग उनको मतलब हिंदू मुस्लिमों का पक्षधर और कई बार मुस्लिम हिंदुओं का पक्षधर, जब वो संघर्ष के दौर में थे तभी, जब स्वतंत्रता के दौर में थे तभी इस तरह के आरोप उन पे लगते रहे। जब वो बंगाल में थे तो लोगों ने कहा कि बिहार क्यों नहीं जाते हो, वहां पे भी तो दंगे हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं बंगाल में अगर दंगे रोक पाया तो मैं बिहार जाऊंगा तो कह पाऊंगा कि मैंने बंगाल में दंगे मेरी वजह से रुक गए हैं, नहीं तो मैं बिहार जाऊंगा तो वहां के लोगों को क्या बताऊंगा। तो गांधी जो सत, सही दृष्टि से ईश्वर का भक्त है और उसकी नजर में सभी समान हैं, और ये जो हरि का जन कह करके अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास किया उन्होंने, ये हरिजन जाति नहीं कह, मेरा जो उस बात को मैं समझ पाता हूँ तो मेरा कहने का, मेरा सिर्फ इतने, मुझे इतना ही समझ में आता है कि वो हरि का जन, मैं भी हूँ हरि का जन, वो भी है, ये शायद उन्होंने कहना चाहा हो या यही उन्होंने कहा हो। तो हरिजन कह के भी जो उन्होंने, अब तो हरिजन बेसिकली कह के अब अभी भी हमने उनको उसी जगह ले जाके खड़ा किया जहाँ पे लोग हैं, समाज ने वहां पे खड़ा किया, और हम उसमें पूरी की पूरी भागीदारी ले आकर के, या ये कहें कि आज की जो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है उसने किसी न जी किसी जी तरीके से उस बात को जीवित रखा है, उस अस्पृश्यता को उसको जीवित रखा है। वो आज हाँ भी हमारे समाज में है। तो हमको गांधी इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हम उसको ठीक से समझें, उसको समग्रता से समझें। हम उस हाथी को, जो हाथी की कहानी हम बचपन में पढ़ते हैं कि एक हाथी को 6 आंख के अंधे देखने जाते हैं और फिर आपस में झगड़ा करते हैं कि हाथी सूंड, हाथी पाइप जैसी है, हाथी खंबे जैसी, हाथी नगाड़े जैसी है। तो ये झगड़ा न करके अगर हम उन सबको मिलाएंगे तभी हमको हाथी का सही स्वरूप पता चलेगा। तो जी गांधी जी को समझने के लिए गांधी को समग्रता में देखना बहुत जरूरी हो जाता है। जी जी कयूम हुसैन पालीवाल जी ने हाथ उठाया है। जी मुझे जी लगता है जी कि आप अगर क्वेश्चन लिख लें, अब चैट में डाल दें क्वेश्चन तो ज्यादा आसानी होगी। भरत सिंह एक सवाल, वो उस घटना को कह रहे हैं कि एक बार उस संदर्भ को लिखिए जिसमें गांधी जी गुड़ खाने से मना करने के पहले वो जी नहीं, ये सब दरअसल गांधी जी के राजनीतिक जीवन पे मैं इसलिए बहुत बात नहीं किया क्योंकि राजनीतिक जीवन पे ज्यादातर बात होती रहती है, और जी जी मैं बच्चों के बीच जाता हूं तो उनके बचपन की यात्रा की बात जरूर करता हूं कि कहाँ से उन्होंने मूल्यों को अपने अंदर धारण करना शुरू किया और व्यक्तिगत मूल्यों को सामाजिक मूल्य के रूप में कहा कि मानना चाहिए, और उसको लोगों को सामाजिक रूप से स्वीकार भी करना चाहिए। तो मेरा फोकस जी उसी जी पे रहता है। ये बात बहुत अच्छी बात कही आपने कि गांधी जो है, जब बहुत भारत में लोगों ने उनको जान लिया है बहुत अच्छे ढंग से, और पूर्ण रूप से लोगों के बीच में उनका अच्छा चेतना के रूप में उनको जाने जाने लगा, वो विचार के रूप में फिनोमेना हो चुके हैं। तो एक माँ जो है अपने बेटे को लेकर आती है गांधी के पास और कहती है कि मुझे एक समाधान चाहिए। तो गांधी कहते हैं कि हाँ माता बोलिए। तो वो कहती है कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है और मुझे इसको गुड़ कम कराना, मैं कैसे कम कराऊं। तो गांधी उसको कुछ समय देते हैं कि 15 दिन 20 दिन जो भी कुछ समय देते हैं कि इतने दिन बाद आइए। तो जब वो उतने दिन बाद आती हैं तो गांधी कहते हैं कि पहले इनको दिन में जितनी बार देती हैं उतनी बार दीजिए, लेकिन गुड़ की मात्रा कम कर दीजिए। और फिर धीरे धीरे गुड़ की, जब ये 4 बार मतलब 5 बार मांगते हैं तो उसमें कोई 1 बार स्किप करिए, फिर धीरे से 2 बार स्किप करिए, ऐसे करके उनको पूरा स्किप कर दीजिए, गुड़ छूट जाएगा। तो वो माँ बहुत नाराज हुई कि तुमने इतनी सी बात बताने के लिए मुझे 2 बार दौड़ा दिया, पहले नहीं बताया। तब उन्होंने बताया कि मैं भी बहुत गुड़ खाता हूँ, गुड़ खाता था। जब आप मुझसे पूछने आई तो मैं भी बहुत गुड़ खाता था, तो पहले मैंने देखा कि मैं छोड़ सकता हूँ कि नहीं छोड़ सकता हूँ। तो उन्होंने उसको छोड़ा, और जब उसको छोड़ा तो कैसे छोड़ा उसी को उन्होंने आपको बताया। तो माता ने कहा कि तुमने क्यों छोड़ा। तो बोले जब माँ की नजर में एक गुड़ खाना नुकसान दे सकता है तो मुझे समझ में आ गया कि मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ये मुझे भी नुकसान करेगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया।
माँ अपने बच्चे को कोई चीज क्यों छुड़ाएगी, निश्चित तौर पे वो उसको नुकसान कर रहा है, इसीलिए मैंने भी गुड़ खाना छोड़ दिया। तो गांधी जी का ये वाला दृष्टांत बहुत ही सही मायने में बहुत ही प्रेरक है। मैं उनको जी विनोबा जी का एक दृष्टांत आपको बताना चाहूंगा कि विनोबा जी कहीं ये लिखते हैं कि मुझे अगर अध्यात्म से बदलाव लाना हो तो मुझे हिमालय पे जाना पड़ेगा, और मुझे क्रांति, क्योंकि उस समय जो है बोस सेना बना रहे थे, और मुझे अगर क्रांति से बदलाव लाना होगा तो मुझे बंगाल जाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं साबरमती आश्रम आया तो मुझे यहाँ पे गांधी में वो अध्यात्म भी दिखा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अहिंसा, और मुझे उनके अंदर मतलब आध्यात्म के साथ साथ उनके वो जो जिसको वो असहयोग आंदोलन और अवज्ञा आंदोलन और जो भी जितने भी आंदोलन चला रहे हैं उसको देखा, तो मुझे लगा कि उन दोनों का संगम मुझे यहाँ मिल गया। और विनोबा जी वहाँ पे आश्रम पे रुक गए, तो कहते हैं कि या तो मैं हिमालय पे रहता या तो मैं बंगाल में रहता, लेकिन मुझे हिमालय और बंगाल का संगम यहाँ आश्रम में मिल गया। और फिर गांधी जी ने विनोबा जी के बारे में 1 साल के भीतर ही कहा कि गोरख ने मच्छंदर को हराया, यानी कि शिष्य जो है गुरु से भी आगे निकल गया। निकल गया। उसकी तपस्या का असर, गांधी की तपस्या का असर विनोबा पे इतना ज्यादा था कि विनोबा तपस्या में गांधी से आगे निकल गए। जी बहुत अच्छा है। गांधी के जीवन से जुड़ी तो बहुत सारी घटनाएं हैं जो हम लोगों को बार बार प्रेरित करती है। मुझे 2 घटनाएं फिर से याद आ रही है, तो हम चाहेंगे अगर आप उसको बता पाएं। एक तो जो आश्रम में एक मैंने सुना है कि वहाँ साफ सफाई को लेकर एक था कि जो अगड़ी जातियां हैं, तथाकथित अगड़ी जातियां, उनको साफ सफाई और उस समय तो गांधी पैखाना वो बाल्टी वाला और डब्बा वाला चलता था, उसको फेंकने का जिम्मा। और उसी तरह एक दूसरी कहानी मैंने सुना कि गांधी ने एक बच्ची को अपने यहाँ लिया था, आपने उसका जिक्र भी किया। और कस्तूरबा बहुत नानुकुर कर रही थी कि बहुत एक नाराज थी, तो उन्होंने बहुत नाराज कस्तूरबा को भी थी। छोड़ने की बात कह दी थी। जी, तो गांधी ने जी एकदम स्पष्ट कहा था कि ये बच्ची मेरी बेटी है और यहाँ रहेगी, इसके बाद अब तुम तय करो कि तुमको हाँ, कहाँ तुमको रहना है। यार। जी तो इस जी तरह जी। की बहुत सारी प्रेरक चीजें उनके जीवन से। उसी तरह मंदिर जाने के संदर्भ में एक कहानी, शायद आप ज्यादा बेहतर बता सकें, कौन सा मंदिर वो, काशी है या कहीं और दक्षिण भारत का, मुझे याद नहीं। लेकिन जैसा याद कर पा रहा हूँ कि गांधी ने कहा था कि जिस मंदिर में अस्पृश्यों को घुसने का नहीं है तो वहाँ ईश्वर रहते ही नहीं है, इसलिए वहाँ पूजा करके क्या होगा। और चुपके चुपके शायद कस्तूरबा चली गई थी। जी मैं बेसिकली इसमें वो आडंबर को तो उन्होंने जब वो अपने गुरु के कहने पे 1915 में वो घूम रहे हैं पूरा भारत, तो उसमें ही उन्होंने जो देखा भारत में घूमते समय, शायद कुंभ का समय था वो, तो जिस तरह से गंदगी अध्यात्म के नाम, धर्म के नाम पर फैला था, तो वो तो उसका इस तरह से देखा जाए तो कई बार खंडन किए। और ये मंदिर वाला मुझे भी जो आप कह रहे हैं कि वो बनारस वाला है या कहाँ का है, ये मुझे भी अभी बिल्कुल तुरंत दिमाग में आ नहीं रहा है। लेकिन एक और बात मुझे मंदिर से याद आया कि गांधी जब प्रवास में थे तो तमिलनाडु जब गए हैं, तो वहां पे शाम को कुछ गांव में जा करके कस्तूरबा महिलाओं को ये कहना चाहती थी कि वो प्रार्थना के समय पे आए अधिक से अधिक। तो एक घर में जब वो गईं और उस घर में जाकर के उन्होंने महिलाओं से कहा कि गांधी आए हैं और यहाँ प्रार्थना करते हैं, तो आप लोग प्रार्थनाओं में क्यों ज्यादा से ज्यादा नहीं आते हो। तो उन महिलाओं ने उनको बताया कि हम 3 महिलाओं के बीच में एक ही साड़ी है, नहीं तो हमें से कौन गांधी का दर्शन नहीं करना चाहेगा। ये इस बात से बा इतनी मतलब उनको दुख हुआ, हृदय विदारक लगा उनको, कि वो भागी भागी आई और गांधी को ये सब स्पष्ट रूप से बताया। तो गांधी जी उस दिन अपने सरल जीवन पे जब बात कर रहे थे तो वो बहुत सहजता से वो बात नहीं कर पा रहे थे, बहुत आराम से वो बात नहीं कर पा रहे थे, उनको हिचकिचाहट हो रही थी बार बार वो बात कहने में। तो उसके 1-2 दिन बाद मदुरई मंदिर में एक बैठक थी, मीटिंग थी, उसमें जब वो आते हैं
तो अपना पंच वस्त्र उतार कर आते हैं और मात्र एक धोती पहन कर आते हैं, और तब कहते हैं कि जब मैं सरलता की बात करूं तो मुझे भी सरल होना चाहिए। मैं अगर सीधा मतलब मैं कहता हूं कि साधारण होने की बात करूं तो मुझे भी साधारण होना चाहिए। इसके पहले गांधी, उस घटना के पहले गांधी 5 मतलब बड़ा कुर्ता, बड़ा धोती और बड़ा अंगरखा, बड़ी पगड़ी, इस तरह से वो 5 वस्त्र होता था उनके शरीर पे, उसको उन्होंने एक धोती में बदला। तो गांधी जी निरंतर अपनी बात पे ध्यान देते थे कि वही बोलते थे जो वो कर पाते थे, नहीं तो वो बोलते भी नहीं थे। जी जी। जी। प्रभा पांडे जी का 2 प्रश्न है और शब्द बहुत ही कठिन है, आध्यात्मिक जैसा लग रहा है। क्या हम अपने साक्षी भाव को जी जी। खो चुके हैं, इसलिए गुमराह है? दूसरा उनका है कि जब व्यक्ति गुमराह हो जाए तो क्या इसका भी असर समाज पर होता है? ये प्रभा पांडे जी पूछ रही हैं। मैं दोनों सवालों को मतलब मैं बोलने जा रहा था कि निश्चित प्रभाव होता है, लेकिन पहले ये बात किया जाए कि साक्षी भाव गुम नहीं हुआ है। जैसे हम स्वभाव में जीने की कोशिश ये करते हैं, साक्षी हम एक भाव ऐसी थोड़ा। व्यवस्था में हाँ, जी, साक्षी साक्षी भाव का मतलब ही है कि मेरा अपना एक स्वभाव है, उस स्वभाव को जीने के लिए मेरा स्थिति, मेरा मन कहता है कि मैं ऐसे जीऊं, और वो उसको देखता है कि मैं वैसा नहीं जी रहा हूं, तो अंदर विरोध पैदा होता है और वो गति में उसको हम महसूस कर पाते हैं, यानी कि अभिव्यक्ति में वही आता है। और रही बात साक्षी भाव, तो केवल प्रभाव में दब गया है, प्रभाव और व्यवस्था का है। व्यवस्था ने जानबूझ करके वातावरण ऐसा बनाया है कि आपका साक्षी भाव अगर जागृत रहता है तो आप इस व्यवस्था के भीतर अपने को व्यवस्थित कर ही नहीं सकते। उस व्यवस्था के भीतर आदमी चूंकि एकदम से पहले जिस तरह का जीवन था, मैं चूंकि इसमें गांधी जी के ऊपर जाता हूँ, गांधी जी ने इस बात को जो है धीरे धीरे वो ला रहे थे, इस बात को चरखा इसलिए चलवा रहे थे क्योंकि हम कारीगर प्रधान देश रहे हैं और हमारे यहाँ उत्पादन, कृषि छोड़ करके जब तक अंग्रेज नहीं पूरी तरह से स्थापित हुए थे तो 30% 35% के लगभग लोग कहते थे कि हमारा विश्व के उत्पादन में स्थान था और उसमें कृषि नहीं हुआ करता था। तो ये इसका एक फायदा था क्योंकि 200-250 साल पहले अगर बात किया जाए तो कोई बड़ा कारखाना नहीं था, कोई बड़ा कारीगर नहीं था, कोई बड़ा फिर इस तरह से जो है मालिक नहीं था, बड़ा जैसे कारपोरेट नहीं था, तो हर आदमी इसका मतलब स्किल था। तो मैं 2-3 घंटे काम करके अपना जीविका बहुत आराम से समृद्ध होकर चला सकता था और बाकी समय मैं स्वयं पे ध्यान दे पाना, समाज पे ध्यान दे पाना, अध्यात्म पे ध्यान दे पाना, ये सब सरल हुआ करता था। आज की व्यवस्था ने वो हमको अवसर देना बंद कर दिया। आज हम अपनी व्यवस्था जो हमारी आजीविका की ही व्यवस्था है, उसमें हमारा पूरा जीवन निकल जा रहा है, तो वो साक्षी को मौका मिल नहीं रहा है। साक्षी कहाँ गुम होगा? साक्षी गुम नहीं होगा, साक्षी है हमारे पास, उसको अवसर नहीं दिया। हमारे गति, हमको इतना गति में ले जाके रखा है कि स्थिति को, अनुभूति का जो भी कुछ है उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है। अनुभूति तो हो रही है, निश्चित तौर पर अनुभूति हो रही है। इसीलिए आप कभी भी देखिए मेलों में, ट्रेनों में जगह नहीं मिलती है। रक्षाबंधन, होली या ईद, इन सभी त्योहारों पे आप देखोगे लोग कहीं भी व्यस्त हों, किसी भी बड़े कॉर्पोरेट में हो, आते हैं घर की तरफ। तो वो कहीं अगर वो एकदम गुम हो गया होता तो हम खींच के उन त्योहारों की तरफ नहीं आते। वो गुम नहीं हुआ है। हाँ, निश्चित तौर पे अगर व्यक्ति गुमराह होता है तो समाज पे उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, जो हम आज आसानी से देख सकते हैं। अगर पहले की समाज जिसमें अपनी आजीविका के लिए सिर्फ 3 से 4 घंटे में हम अपनी आजीविका को अर्जित कर सकते थे और बाकी समय हम स्वयं के विकास, स्वयं के समाज के विकास में लगा पाते थे, वो हो ही नहीं रहा है। उलट हम और जल्दी सफल पाने के लिए व्यक्तिवादिता में आ गए हैं और शिक्षा उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने शुरू के
अब उसमें हम ऐसे अनौपचारिक बात में ये बात कह रहे थे कि शिक्षा तो सबसे हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है, हमारा मोह सबसे ज्यादा शिक्षा से, लेकिन उसका हम अर्थ नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसका अर्थ केवल आजीविका हो गया है। जबकि शिक्षा का अर्थ तो यही है कि हमारे साक्षी भाव को हम देख पाए और हमारा साक्षी भाव हमको निरंतर देख करके ठीक कर पाए, ये बहुत जरूरी है। तो शिक्षा व्यवस्था हमको वहां ले जा रही है कि हम गुमराह ही हैं अभी। निश्चित तौर पे हम सब लोग गुमराह हैं। व्यवस्था ने कहीं न कहीं हम सब लोगों को ऐसा जकड़ रखा है कि साक्षी को अवसर नहीं है वो हमको गाइड कर पाए, और अगर वो गाइड करने की कोशिश भी करती है तो उसको हम कहते हैं कि तुम आराम करो, हमको ये काम जरूरी है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। जी जी और जी। जो जी आप बात करो। हाँ, जो कॉम्पिटिशन्स हैं एग्जामिनेशंस में नंबर 1 होने का, इसमें साक्षी भाव को ही, यही सारी बातें मैं कहना चाह रहा था। शिक्षा व्यवस्था में हमारे ऐसा हो गया है कि साक्षी भाव को इन्होंने जानबूझकर सुनियोजित तरीके से, भारत आजाद हुआ नहीं क्योंकि गांधी भारत की आजादी, आध्यात्मिक आजादी की भी बात सोचते थे। आप पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ स्पिरिचुअल फ्रीडम भी उनके दिमाग में था। गांधी रहे नहीं तो इसलिए वो यात्रा वहीं रुक गई और हम पॉलिटिकल फ्रीडम को फ्रीडम मान बैठे। केवल आप देखेंगे कि जो व्यवस्था तब थी वही व्यवस्था अब है। मैकॉले एजुकेशन सिस्टम कहीं बदला नहीं, ना तो गांधी के हिंद स्वराज को ले आया गया व्यवस्था में, हिंद स्वराज की कल्पना को लाया गया उनकी व्यवस्था में, जो उनका शिक्षा है उसको न तो लाया गया व्यवस्था में। तो गांधी की शिक्षा अगर रहती तो निश्चित तौर पे हमारा साक्षी हमारे साथ होता। जी जी जी। अब समय बहुत हो गया है तो हम लोग बहुत क्वेश्चन और नहीं कर सकते हैं। इस बीच प्रफुल्ल जी ने वो लिखा है कि वो घटना जिसमें मंदिर जाने वाली बात है वो जगन्नाथ टेम्पल में हुआ था और बिना जी जानकारी जी 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 के चली गई थी और उसके कारण हाँ गांधी ने उपवास किया था कि ये जी पाप हुआ है, जी उपवास मतलब ये गलत हुआ हाँ है तो इसको लेकर हम प्रायश्चित करेंगे। तो प्रफुल्ल जी जी आपको जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक जी क्वेश्चन, बस अंतिम क्वेश्चन हम शाहीन हाँ अनीस हाँ जी का रख रहे हैं, समय हो गया है बहुत। तो गांधी जी ने 1947 में जब कांग्रेस की हुकूमत बनी तो कहा था कि वजीरों को सादगी की जिंदगी गुजारनी चाहिए, ऐसा कुछ उन्होंने मशविरा दिया था। उसके बारे में वो जानना चाह रहे हैं क्या असल बात हुई थी। गांधी जी को मैं आपको पहले बताऊं एक और, मैं उसको जिक्र करना ज्यादा बेहतर समझूंगा। गांधी गोखले जी के कहने पर, अपने गुरु जी के कहने पर कहते 1 साल की यात्रा करते हैं और उनको बोला गया है कि आप पॉलिटिकल इश्यूज पे नहीं बोलेंगे। तो जी गांधी अपने गुरु की बात मानते हुए जब जनवरी 2015 में वो अफ्रीका से आए हैं भारत और फरवरी 1916 में विश्व हिंदू BHU है ना, बनारस जी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस है और उसमें वायसराय आए हुए हैं, बड़े बड़े राजघराने के लोग आए हुए हैं। वहां जी पे गांधी को आमंत्रण है और गांधी वहां पे हैं गए, और जब वो सभी लोगों का भाषण सुनते हैं तो कहते हैं कि पहली बात ही वो बोलते हैं कि बनारस जैसी जगह पे अंग्रेजी में लोगों ने अपनी बात रखी, मुझे समझ में नहीं आई। ये बात उन्होंने हिंदी में बोला। जी और दूसरी बात उन्होंने वहां पे कही कि यहाँ पे सब लोगों ने गरीबी और गरीबी मिटाने पे बात की। यहाँ जितने राजा महाराजा आए हैं इन सभी लोगों को जितना स्वर्ण इन्होंने पहना है ये अगर उतार दें तो गरीबी अपने आप मिट जाएगी। और तीसरी बात उन्होंने बोली थी कि जब मैं आज बनारस आ रहा था तो मैंने देखा चप्पे चप्पे पे इतनी पुलिस है कि मुझे यहाँ कार्यक्रम स्थल पे पहुंचने में विलंब हुआ। ऐसा क्यों है? क्या हमारे वायसराय साहब डरे हुए हैं? क्या हमारे वायसराय साहब, ये वो मंच से बोल रहे हैं, क्या हमारे वायसराय साहब अनिष्ट से किसी डरे हुए हैं, किसी अनार्किस्ट से डरे हुए हैं? तो मैं इनको बता दूं कि मैं खुद भी एक नॉन वायलेंस अनार्किस्ट हूं। और इस बात पे एनी बेसेंट ने कहा था कि आप अपनी बात को यहीं रोकिए। तो गांधी जी ने कहा था कि अगर मंच के अध्यक्ष इस बात को कहेंगे, जो मतलब वो
जो बात उन्होंने इंग्लैंड में नागरिकता के संबंध में सीखी थी, वहां कहते हैं कि अगर ये बात मंच के अध्यक्ष कहेंगे तो मैं रोक दूंगा अपनी बात को। तो मंच के अध्यक्ष जो थे उन्होंने कहा कि अपनी बात को कम शब्दों में कहिए। तो गांधी ने कहा बिल्कुल मैं अपनी बात को कम शब्दों में कहना चाहता हूँ। मैं फिर वो कहते हैं कि वायसराय साहब को अपने जीवन से इसका भय निकाल देना चाहिए। तो जो वो बात कह रहे हैं सादगी वाली, वो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। राजाओं को मशवरा, और जैसा कि उनके उनके हिसाब से जो उन्होंने कहा कि मुझे वो शब्द एक बार फिर से बोलिए जो अभी उन्होंने कहा कि जो लोग सत्ता चलाएं उनको, उर्दू का कोई शब्द बोला था उन्होंने। जी, उन्होंने कहा कि वजीरों को अब वजीरों को, जी तो जी वजीरों को सादगी के साथ ही सत्ता चलानी चाहिए। ये बात भी उन्होंने 1947 में एक बार फिर जब भारत स्वाधीन हो रहा था तब उन्होंने कहा था। और उनको यही नहीं कहा था, उनके कुछ बिंदुओं को तो ना पहुंचने ही नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कोई भी निजी जो है अपने लिए अतिरिक्त व्यवस्था नहीं लेगा, कोई अपने लिए ये जो आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा XYZ श्रेणी की सुरक्षा लेते हैं, ना कोई सुरक्षा लेगा। इतनी 18, 16 या 16 और 18 पॉइंट्स, मुझे एग्जैक्टली वो नहीं याद है, उन्होंने ये लिखा था कि ऐसे होना चाहिए सत्ता अगर कोई सत्ता चलाता है। और ये प्रस्ताव वो देना चाहते थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों को, लेकिन उस समय के ब्यूरोक्रेट्स ने उसको दोनों को पास नहीं पहुंचने दिया था। हेलो, समय पूरा हो गया है जी और जी हम अब समाप्ति की ओर हैं। रेखा जी का एक सवाल है, एकदम संक्षेप में अगर बात रख दें। वो बिल्कुल रविन्द्रनाथ बिल्कुल। ठाकुर के साथ गांधी के कुछ संबंध को लेकर आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं कि उन दोनों का जी, कैसा संबंध था, लेकिन समय हो गांधी के गया है बारे और में, हम हाँ बिल्कुल, गांधी के बारे में टैगोर बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि ये जहां भी जाएंगे आश्रम व्यवस्था में ही रहेंगे। तो गांधी हिंदुस्तान आते हैं तो साबरमती से पहले कोचरब आश्रम एक बनाते हैं। तो कोचरब में जब आश्रम बन रहा है तो गांधी जी को टैगोर की तरफ से प्रस्ताव आता है कि आप तब तक हमारे आश्रम में रहिए, और उनके और भी जो साथ सहयोगी हैं उनको उनके आश्रम में रहने के लिए उनके तरफ से आमंत्रण मिला है। और गांधी के किसी भी आंदोलन के भले ही उससे मतभेद रहते हुए भी रविंद्रनाथ टैगोर उनको हमेशा जो है पहले से शुभकामनाएं जरूर देते थे। और एक घटना मैं इसमें और जोड़ दूं तुरंत कि गांधी नेहरू टैगोर दिल्ली में अपने शांति निकेतन की स्थापना के लिए दिल्ली में खुद जो है ओल्ड एज में नाटक करते थे कि वो चंदे इकट्ठा हो। तो गांधी जी ने अपने एक बार आह्वान किया कि गुरुदेव के लिए जो है कुछ चंदे की, कुछ पैसे की जरूरत है। तो उनके एक आह्वान पे इतना पैसा आ गया था कि टैगोर जी के लिए पर्याप्त हो गया था। एक आह्वान पे इतना पैसा हो गया था कि एक उनके शांति निकेतन के उसके लिए पर्याप्त हो गया था। तो गांधी और टैगोर के संबंध पूर्ण आध्यात्मिक हैं, इतने गहरे हैं कि दोनों के भीतर केवल मतभेद ये है कि टैगोर वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और कहते हैं कि पूरी तो सत्ता कहीं की कोई कहीं भी हो, वो आजादी के बहुत पक्षधर नहीं है। और गांधी लेकिन फिर भी आजादी के पक्षधर हैं। ये मतभेद जो है इनका बहुत बारीक मतभेद है, लेकिन दोनों के समझ का एक का जो अध्यात्म जो एकदम से मतलब उनसे उनके पैरेलल ही है कहा जाए। मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो उनके अध्यात्म की इतनी सम्मान करते हैं टैगोर के अध्यात्म का। केवल गांधी का ये है कि यहाँ से जो शैतानी सभ्यता है वो शैतानी सभ्यता अगर चली जाए तो ज्यादा ठीक होगा, हमारा देश थोड़ा सुरक्षित हो जाएगा और सब लोग सहज जी पाएंगे, स्वतंत्र जी पाएंगे, अपना स्वयं का राज्य हर आदमी जी पाएगा, जिसको स्वराज उन्होंने कहा। यही उनकी कामना थी, क्योंकि ये शैतानी सभ्यता अगर रहती तो ये संभव नहीं था। लेकिन शैतानी सभ्यता जाते जाते अपना काम कर गई और उन्होंने उस सभ्यता को ही ट्रांसफर कर दिया सत्ताओं के रूप में, और जाने अनजाने हमारी सत्ताएं उसी शैतानी सभ्यता के आधार पे आज सत्ता चला रही हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी सारी बातें सुनकर, और समय बहुत हो गया है तो हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनसे अब क्षमा चाहता हूं कि मैं
प्रश्न नहीं ले पाऊंगा। डॉक्टर सत्यव्रत सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतना वक्त दिया और हम लोगों को इतनी अच्छी जानकारी दी। और हम चाहेंगे कि इस तरह के बातों को गांधी हो, भगत हो और भी जो हमारे महापुरुष हैं उनसे जुड़े हुए चीज़ों को हम गांव तक, और जो आपका काम भी रहा है, जो मैंने जाना कि आप चाहते हैं खुद कि ये बातें बच्चों के बीच ले जाएं और इसको और आगे बढ़ाएं, तो ये हम लोगों का, सारे हमारे जो पीस सेंटर अलग अलग देश के अलग अलग इलाकों में चल रहे हैं, उनका भी यही उद्देश्य है कि हम एक ऐसा सहिष्णु, एक ऐसा बेहतर देश बनाएं जिसमें हर कोने के व्यक्ति को अपनापन अनुभव हो। ये कहीं नहीं लगे कि कोई पराया है, सबको लगे कि हम इस देश के नागरिक हैं और वो इस देश का नागरिक है, हम उससे प्यार करते हैं। तो ये हम लोगों का गोल है, उद्देश्य है। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। CSSS सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेकुलरिज्म के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे सहयोगी जितने भी साथी हैं, संगठन है, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेमोक्रेसी नई दिल्ली, आमरा सचेतन प्रयास फोरम कोलकाता, अफकार इंडिया फाउंडेशन शामली, कैंपेन फॉर पीस कंधमाल, फोरम फॉर हार्मोनी एंड ह्यूमैनिटी आसाम, हार्मोनी फाउंडेशन इंदौर, मुहिम इलाहाबाद, नेशनल पीस ग्रुप अहमदाबाद, परचम सोसाइटी सहारनपुर, परिधि भागलपुर बिहार, रिवोल्यूशनरी कल्चरल फोरम छत्तीसगढ़। ये सारे लोगों को भी बहुत बहुत, इन सभी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कल भी हमारा ये कार्यक्रम 5 बजे से जारी रहेगा, जिसमें कल हम लोग संगीत का आनंद लेंगे। जो आंदोलन से जुड़े हुए संगीत हैं, जो समाज को आगे बढ़ाने वाले जो गीत हैं, कविताएं हैं, संगीत हैं, उसका आनंद लेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कल भी 5 बजे जुड़े। और फिर से एक बार डॉक्टर सत्यव्रत सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आप इसमें शामिल हुए। धन्यवाद। हम भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हम निजी व्यक्तिगत स्तर पे ये करते रहे हैं, हमें पहला अवसर इस तरह से सामाजिक मंच पे अपनी बात रखने का मिला, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। इरफान जी हैं? इरफान जी हूँ जी अगर जी आप जी 2 शब्द आप अरे बहुत अच्छा जी। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी तरीके से सरल इससे समझाया कि गांधी जी क्या मूल्य लेकर और वो मूल्य कैसे वो उनका जीवन का विकास करते गए और उनके जीवन में वो मूल्य कैसे आते गए। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई और सभी को सरलता से समझ में आए इस तरीके से बताया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का, सभी प्रतिभागियों का भी धन्यवाद कि हमारे साथ जुड़ते रहे हैं और उम्मीद है कल भी जुड़ेंगे। कल जैसे राहुल ने बताया कि संगीत का कार्यक्रम होगा, संध्या नायक ये हिंद स्वराज पर उनकी शायद म्यूट हो गए हैं इरफान जी। He is not muted. He is there. ओके। Hello, Irfan sir. डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो कल संध्या नायक जी का संगीत का कार्यक्रम है और बहुत ही बढ़िया ग्रुप है, 2 समूह है जिनकी प्रस्तुति कल अंतिम दिन, गांधी जयंती भी है कल, तो वो होनी है। तो आप लोगों से अनुरोध है। और आज के कार्यक्रम में एक अच्छी बात हम जिक्र करना भूल गए, हमारे 2-3 जगहों से बच्चे शामिल हुए। मैं देख रहा था कि लैपटॉप लगाकर वो सुन रहे थे, तो उन सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शामिल हुए।
और जो भी एक जगह जमा करने वाले हमारे साथी हैं जो इससे इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके इस कार्यक्रम में शामिल करवाया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इरफान जी, क्या आप जुड़ पाए हैं? शायद इरफान जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो फिर से नहीं या नो, गो अहेड राहुल जी। जी जी, तो फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सत्यव्रत सिंह जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट शामिल हुए सबको धन्यवाद, और इस आशा के साथ कि हम लोग फिर कल शाम को 5 बजे इसी जूम पर शामिल होंगे। और जो हमारा ये मुहिम है भगत सिंह से गांधी, जो इनके विचारों को जानने, समझने और मनन करने का जो एक हम लोगों ने मुहिम चलाया है, ताकि हम बेहतर समाज बना सकें, उसकी तरफ अग्रसर हो सकें। आप सभी शामिल हुए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।